जो आज हम पढ़ने वाले एक तो पेट्रोलियम पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम पॉलिसी मतलब कि पेट्रोलियम के बारे में क्या कि अभी इन्होंने बोला है कि पेट्रोलियम से कैसे इंडिपेंडेंट हो, एक एडिटोरियल है उसके बारे में क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है। कुछ मैंने कल आपको पढ़ाई हुई थी फेम स्कीम के बारे में, तो इसमें क्या क्या स्टेप लिए हैं गवर्नमेंट ने। फिर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि उसके बारे में आया थोड़ा एडिटोरियल में। होटा कमेटी में क्या है, होटा कमेटी उसके बारे में देख लेंगे। फिर आपका इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो 3.0 लॉन्च हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इंसेंटिफाइड मिशन पहला क्या था, फिर इंसेंटिफाइड टू क्या था, क्या नाम टू क्या था और थ्री क्या है। कुछ नहीं है, बस एडवांस के डिफेंस एक्विनाइजेशन काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में लास्ट में, और लास्ट में पढ़ेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन। और ये इतना हम आज कवर करेंगे अपना जो हमारे आए हैं। हम हिंदू पे आ जाते हैं। हिंदू से स्टार्ट करते हैं। जो पहली न्यूज़ आई है कि दिशा रवि थी टूल किट केस में, उनको बेल मिल गई है। उनको बेल मिल गई है, कोर्ट ने बोला है कि कैसा क्या टूल किट होता है, ऐसा कोई प्रूफ करो जब हम कहेंगे। तो उन्हें बेल दे दी गई है, तो उन्हें इतना याद रखना। फिर आई है कि वैक्सीन रोल आउट फॉर ओल्डर पीपल। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि पुराने जो ओल्डर पीपल उनके लिए वैक्सीन रोल आउट की जाएगी। और एक इंद्रप्रस्थ मतलब कि इंद्रधनुष 3.0 टू फिल द गैप ऑफ इम्यूनाइजेशन। जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम होता है इंद्रधनुष, वो मिशन दोबारा से मतलब स्टार्ट किया जाएगा, 3.0 स्टार्ट किया जाएगा। आप इंद्रधनुष दो टाइप के होते हैं, एक बैंकिंग को ठीक करने के लिए था मिशन इंद्रधनुष मिशन, और एक आपका इम्यूनाइजेशन के लिए था इंद्रधनुष मिशन। एक इम्यूनाइजेशन के लिए था आपका इंद्रधनुष मिशन। लेट मत हुआ करो, मैं ही लेट हो जाता हूँ। तो दो मिशन थे इंद्रधनुष, आप याद रखना। आ जाए तो बैंकिंग के रिलेटेड था और इम्यूनाइजेशन के लिए थे। तो आज इम्यूनाइजेशन का इसमें आया तो उसके बारे में हम जान लेते हैं इंद्रधनुष इम्यूनाइजेशन के लिए क्या है। जो पहला इंद्रधनुष मिशन था उसमें क्या था कि ये अभी 3.0 है, पर हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या है इंद्रधनुष मिशन की। जो लॉन्च हुआ था आपका दिसंबर 2014 में लॉन्च हुआ था। एम क्या था, फुलफिल करना था इम्यूनाइजेशन वैक्सीनाइजेशन को, ठीक है ना। अंडर मतलब चिल्ड्रन के अंडर वैक्सीनाइजेशन को फुलफिल करना था, और मदर के अंदर भी करना था। 2 साल से छोटे बच्चे जैसे वैक्सीन लगती है ना बच्चों के, उसको फुलफिल करना था। और मदर को, प्रेग्नेंट मदर है उसको फुलफिल करना था इम्यूनाइजेशन। 12 वैक्सीन इसके अंदर कवर थी। कौन कौन सी वैक्सीन दी जानी थी, वोफिंग कफ वाली, डाइटीरिया वाली, पोलियो, टिटनेस, आपका मीनिंग टेस्ट, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, हीमोफिलियस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी इन्फेक्टेड, रोट्रा वायरस, जैपनीज इंसेप्टिलिस। तो इनके नाम है, डायरेक्ट आप पढ़ लेना जाके। आपको रुबेला हो गया, आपका न्यूमोकोल जो अभी वैक्सीन बना रहे हैं उससे रिलेटेड ये वैक्सीन लगनी थी। 12 वैक्सीन इसमें दी जानी थी। अब उसमें कुछ छोटे छोटे उसके पार्ट लॉन्च किए कि इंटेंसिफाइड, जैसे होता है ना, कहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक कोई मूवमेंट चलाना, फिर वो क्या होता है, वो अधूरा सा लगने लगता है कि लॉन्ग टाइम तक चलते रहना होता है, तो इनकम्प्लीट सी फीलिंग आने लगती है। तो रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसे बार बार रिवाइव करने के लिए ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलाती है। जैसे इंटेंसिफाइड 2014 में स्टार्ट हुआ, 17 का आते आते कम पड़ गया। तो फिर क्या है, इंसेंटिफाइड मिशन ऑफ इंद्रधनुष, स्पीड देने के लिए स्टार्ट किया 2017 में, ठीक है ना। प्रोग्राम द रीच करना सभी चिल्ड्रन के लिए जो बिलो द 2 एज और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ठीक है ना। जो बच गए हैं इस वाले प्रोग्राम से, जो ऊपर चला था 2014 में, इससे बच गए हैं, उनको रोल आउट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। और ये 7 डे का मतलब कि इम्यूनाइजेशन ड्राइव चलाया जाता है। जैसे पोलियो पिलाई जाती है ना मंथ में एक बार, तो 7 डेज का स्टार्टिंग मंथ में चलाया जाता था। एवरी मंथ स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर 2017 से स्टार्ट हुआ। हर मंथ अक्टूबर में शुरू के 7 दिन, नवंबर में शुरू के 7 दिन, ऐसे चलाया गया। 173 डिस्ट्रिक्ट और 17 सिटीज़ में ये प्रोग्राम चला। डिस्ट्रिक्ट में और 17 सिटीज़ में। जो लो परफॉर्मिंग एरिया है ना सिटी की, जैसे आप मान लो यूपी का कोई लो परफॉर्मिंग एरिया है, मतलब कि इतने इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ, उन सेलेक्टेड सिटी में चलाया गया। और इंश्योर किया से 90% कवरेज और फुल इम्यूनाइजेशन बाय दिसंबर 2018। और 12 मिनिस्ट्री की सपोर्ट थी, एक तरह से यूनिफाइड मिनिस्ट्री की सपोर्ट थी। और ये हर मंथ के 7 दिन में चलाया जाता था। अब भैया ये भी हल्का हो गया। फिर और इम्यूनाइजेशन 2.2 वर्जन लेके आए। ये ब्लॉक लेवल पे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक लेवल तक चलाया गया, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक था। इतना याद नहीं रखना, बस आपको क्या याद रखना है कि सारे प्रोग्राम किस चीज़ के लिए थे, बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए अंडर 2 ईयर, और मदर जो प्रेग्नेंट मदर है उनके लिए था। इसने भी अच्छा काम किया। अब इसी प्रकार मिशन जो आया है इंसेंटिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 आया है, जो आपका 22 फरवरी, ये जो 22 फरवरी निकली है अभी, कल परसों जो निकली है, जब से स्टार्ट होगा और मार्च तक चलेगा। 1 महीना चलेगा। और ये पूरी डिस्ट्रिक्ट पैन इंडिया। देखो पहले इन्होंने पैन इंडिया चलाया इंद्रधनुष,
फिर जो एरिया बच गए थे, इंसेंटिफाइड 1 चलाया, इंसेंटिफाइड 2 चलाया, अब फिर 3 चलाया। 3 क्या चलाया कि पैन इंडिया चलेगा, 29 स्टेट और यूटीज सबके अंदर एक तरह चलेगा, रीच द हर पॉपुलेशन तक पहुंचेगा। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब कि इसके अंडर ये चलेंगे सारी चीज़, वैक्सीन दी जाएंगी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो हमने पढ़ लिया ये वैक्सीन के नेम इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, और कब से स्टार्ट हुआ डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बहुत सारे वन वर्ड एग्जाम में मैं क्वेश्चन देख रहा था कि वन वर्ड में डायरेक्ट डेट पूछ रहे हैं, डेट पूछ रहे हैं 2014 में, 17 में, 18 में। तो इंद्रधनुष 2017 में लॉन्च हुआ था। तो ये मत रखना इंसेंटिफाइव के बाद, इंद्रधनुष मेन है कब लॉन्च हुआ था, 2014 में। उसके क्या था, अंडर 2 ईयर एज और प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये 3 पॉइंट हो गए। कब इस लॉन्च हुआ, इसमें कौन कौन सी वैक्सीन है, दवाई किस किस की है, और इसमें 2 ईयर और प्रेग्नेंट, ये 3 पॉइंट किसके हो गए, ये हो गया आपके प्री के। अब हिंदू पे आ जाते तो हिंदू में यही है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, 3.2 ने स्टार्ट कर दिया, जो बच गया था, जो फिल करने के लिए कि आपको वो। अब मैंने आपको काउ साइंस करके एक न्यूज़ पढ़ाई थी। काउ का एक कामधेनु जो आपका आयोग है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अंदर है, वो क्या काउ साइंस का एग्जाम लेने वाला था। काउ साइंस के, काउ के फ़ायदे क्या होते हैं, उसकी सब चीज़ क्या होती हैं, काउ डंग का क्या फ़ायदा होता है, उसके यूरिन का क्या फ़ायदा होता है, मिल्क का क्या फ़ायदा होता है। तो वो एक चैप्टर ऐड करने की बात की गई थी, एनसीईआरटी में चैप्टर ऐड किया गया है, और यूजीसी ने भी बोला था ये अच्छा काम कर रहे हो। पर अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन किया गया है कि जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने जो मतलब एक जो जैसे चैप्टर ऐड करना है तो उसकी पीडीएफ लॉन्च होगी ना, तो इस तरह की पीडीएफ लॉन्च की थी, उसमें वो अनसाइंटिफिक भी थी, मतलब कि सीडो साइंस, अंधविश्वास वाली चीज़ उसमें ऐड की गई थी। देखो क्या अंधविश्वास वाली चीज़ ऐड की गई थी कि मिल्क हैड ट्रेस द गोल्ड काउस स्लॉटर कोज द अर्थक्वेक, काउ को मारा गया तो अर्थक्वेक आएगा, ऐसी चीज़ें उन्होंने उसमें ऐड कर रखी थी। अब तो इससे देखते हुए जो उसकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री जो एनिमल हस्बेंड्री वाली मिनिस्ट्री है, उसने बोला हमें तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है, द मिनिस्ट्री वॉज नॉट इन्वॉल्व, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये अपने आप कर रहे हैं। तो देखते हुए कामधेनु आयोग के जो चेयरमैन थे उनको मतलब कि क्या कर दिया है कि उन्हें हटा दिया गया। मिनिस्ट्री विल अपॉइंट ए न्यू चेयरमैन ऑफ राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, सेंड ए फ्रेश इंफॉर्मेशन टू दोज हु ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर द एग्जाम। मतलब कि एक एग्जाम कराने वाले थे, अब मिनिस्ट्री को पता नहीं, जो उनका आयोग काम करा रहा है, जो उनके अंदर डिपार्टमेंट है, कोई आयोग है वो काम करा रहा है, उन्हें पता नहीं कि वो चैप्टर भी ऐड करने की बात कर रहे थे और वो पढ़ाने भी वाले थे। तो उसमें ऐसी चीज़ें ऐड की गई थी जिनको साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, तो मिनिस्ट्री पीछा झाड़ लिया ऐसे। तो आपको याद है काउ साइंस क्या था, रिसेंटली न्यूज़ इज रिलेटेड टू वॉट, इस टाइप का एग्जाम कंडक्ट कराने वाले थे काउ के बारे में, जो उसकी चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड। और कौन कराने वाला था, ये कराने वाला था आपका राष्ट्रीय कामधेनु आयोग कराने वाला था। तो बस इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब न्यू स्ट्रेन बढ़ने लगा, आपने देखा लॉकडाउन लगना स्टार्ट हो गया है कि मुंबई में लग रहा है, फिर बहुत जगह पंजाब में रात को लग गया, बहुत सारे स्टेट में लॉकडाउन लगना दोबारा स्टार्ट हो गया, बिकॉज ऑफ दिस न्यू स्ट्रेन फाउंड होना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए थोड़ा आप भी सबक रहिए, घर में रहिए अच्छे से। नेक्स्ट न्यूज़ आती है आपके रिलेटेड टू आपकी साइबर पुलिंग। साइबर पुलिंग में आपको छोटा सा एग्जांपल बता दूं कि बच्चे जो होते हैं ना, वो किसी गेम से अट्रैक्टिव हो जाते हैं। पबजी हो गया, जैसे एक वो डॉल्फिन वाला गेम आया था, आपको टारगेट फुलफिल करने थे, तो उस गेम से क्या होता है कि अट्रैक्ट हो जाते हैं, साइबर पुलिंग। तो अब क्या बताया गया है, बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, कोविड सिचुएशन, लोग बच्चे ऑनलाइन हो गए थे, स्पेशली 13 से 18 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं होती है क्या ओपन करना है, क्या खोलना है, तो वो क्या शिकार हो रहे हैं, साइबर पुलिंग का शिकार हो रहे हैं कि कुछ भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, मतलब चाइल्ड कुछ भी पोर्नोग्राफी देखना स्टार्ट किया हो, या फिर कोई चीज़ इसने पढ़ते पढ़ते ऐसी चीज़ मिल गई हो, तो बच्चों ने क्या किया कि साइबर पुलिंग की जो केसेस है वो बढ़ने स्टार्ट हो गया। राइजिंग ऑनलाइन केस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन के स्टार्ट हो गया, उसे साइबर पुलिंग बोलते हैं। कि सेफ यूज ऑफ इंटरनेट सेंसिटिव देन अबाउट द साइबर पुलिंग ऑनलाइन थ्रेट एज दे कंटिन्यू टू अटेंड द क्लास ऑनलाइन ड्यू टू द पेंडेमिक। इस वजह से, ऐसा किसने बोला है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने स्टडी की है, और उन्होंने पाया ऐसा कि ऑनलाइन जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन का हो रहा है उसके केसेस शार्पली राइज हो रहे हैं इंडिया में। क्यों होंगे आपको पता ही है कि अब ऑनलाइन कंटिन्यू बैठेंगे, पोर्नोग्राफी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, वो आया था, एक न्यूज़ भी आई थी, हाईएस्ट वॉचिंग पोर्नोग्राफी मतलब कि इंडिया में। तो ये सब चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, एक तरह साइबर पुलिंग। तो आप लिख सकते हो कि कुछ जैसे फ़ायदे और पेंडेमिक के ऑनलाइन एजुकेशन के गिनाओगे फ़ायदे, तो उसमें आप मेंशन करते हो साइबर पुलिंग इज़ वन ऑफ द पॉइंट।
आप मेंशन कर सकते हो। ग्रोइंग एंड मल्टीपल डाटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, जैसे मेरा मोबाइल है, किसी ने ले लिया, बच्चे चला रहे हैं, पापा का मोबाइल, छोटा बच्चा चला रहा है 13-14 साल का, तो उससे क्या होता है, डाटा थ्रेट की प्रॉब्लम आ सकती है, प्राइवेसी की प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी एक चीज़ बताई गई है। और फिर इसमें बताया गया कि हमारे पास कोई ऐसा डाटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी प्रोटेक्शन इन एडुकेट, कोई उन्हें चेक नहीं कर रहा है, इस सब की बात की गई है। अब इनसे बच कैसे जा सकता है, अब इनसे बचा कैसे जा सकता है? एक तो इसमें बताया है कि सेफ ऑनलाइन लर्निंग टाइम ऑफ कोविड-19, ऐसे करके कुछ गाइडलाइन जारी की थी आपकी डीओई ने, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने, विच जॉइंटली डेवलप बाय द एनसीईआरटी और यूनेस्को के हेल्प से डेवलप की गई थी। ऐसे कुछ प्रोग्राम कर चलाने चाहिए। फिर इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच में कि आपको किस चीज़ की गाइडलाइंस पे कैसे काम करना चाहिए, कैसे अपने बच्चों को देखना चाहिए कि समय समय पर वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो उस चीज़ के लिए आप अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं। तो आपको साइबर पुलिंग याद रखना है, वन ऑफ द मतलब कि डीमेरिट था ये ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। दूसरी न्यूज इंपॉर्टेंट तो नहीं है, 7,000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल रजिस्टर्ड इन 2020 गवर्नमेंट ने बोला है, दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो उन्होंने कैंपेन चलाई थी, स्वच्छ दिल्ली कैंपेन, स्विच दिल्ली कैंपेन। उस कैंपेन का मतलब क्या थी, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने हैं कि आपको आपको क्या गिनवानी है कि मतलब आपको मतलब कि एडवांटेज गिनवाने हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऑनलाइन। जो आपका मिसकंसेप्शन रहता है ना, मतलब सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, बेकार है, ये वो, तो उसकी आपकी थिंकिंग है वो चेंज करनी है, आपको चेंज करनी है। इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने स्वच्छ दिल्ली कैंपेन चलाई थी, याद रखना, ऐसे प्रोग्राम चला सकते हैं बहुत जगह। अब क्या कर रहा है हरियाणा गवर्नमेंट, क्या कर रही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाली है बीजेपी के खिलाफ और जीजेपी के खिलाफ हरियाणा में। तो हमें ये नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। हम आते हैं अपने नोट्स पे, हमें पढ़ना है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि मूव इन लोकसभा अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंटायर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट। कोई रीज़न नहीं देना पड़ता है आपको, प्रायर कोई रीज़न नहीं देना पड़ता है अडॉप्शन के लिए लोकसभा में। और एक कंडक्ट ओनली, ये इंपॉर्टेंट है, ओनली इन लोकसभा, ठीक है ना, ऐसा रूल बोलता है 91-98 रूल है जो लोकसभा का, उसके अंदर है कि ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। ऐसा क्यों, अभी बताऊंगा। कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहीं भी मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है प्री के लिए। ओनली लोकसभा भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मेंशन नहीं है, पर आर्टिकल 75 है उसका क्या बोलता है, वो बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए लोकसभा के लिए, इसलिए ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए कि मतलब उनको चेक करेंगे ना कि वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के चेक किया जाता है कि वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। और लोकसभा में होने चाहिए ओनली, 75 बोलता है, तो इसलिए लोकसभा में होता है। अब इसे लाने के लिए, जैसे मुझे नो कॉन्फिडेंस ऐसे मुंह उठा के थोड़ी बोल दूंगा एक एमपी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है मुझे, क्योंकि उसमें बात ही प्रायर रीजन नहीं देना, मैं नो कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं हो सकता। इसे एडमिट करने के लिए आपको मिनिमम 50 मेंबर की सपोर्ट चाहिए। इस मोशन को लाने के लिए, सपोर्ट ऑफ द मोशन को लाने के लिए 50 मेंबर होने चाहिए, उनकी सपोर्ट चाहिए, और मेजोरिटी ऑफ वोट से पास होना चाहिए। इसे बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें वो आप याद रखना। हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नो हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट न्यूज़ आ जाएगा आपके एडिटोरियल आ जाएंगे, एडिटोरियल आ जाएंगे, सॉरी, एडिटोरियल आ जाएंगे। पहला एडिटोरियल आ जाता है ए न्यू पीक। इसमें क्या बात की गई, कोविड-19 किस ईयर में कितना पीक पे गया, किस में कम गया, कि सितंबर 16 2020 को बहुत पीक पे चला गया था, केसेस जब कम होना स्टार्ट हो गए हैं, केरला में भी केसेस कम हो रहे हैं, फिर कम होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें सारी बात फिगर की गई है कि आईसीएमआर ने मतलब कि बिटवीन दिसंबर 17 जनवरी दो फाउंड 21% ऑफ इंडियन एक्सपोज फॉर द वायरस। कि आईसीएमआर ने वो सीओ सर्वे कंडक्ट कराया था, मैंने आपको बताया था कि दिसंबर 2008 जनवरी 2021 तक 21% लोगों इससे मतलब आपके 225 मिलियन पीपल के अंदर एक्सपोज हो चुके हैं इस वायरस से, जो एंटीबॉडी पाई गई है, ठीक है ना। तो आपने आईसीएमआर का याद रखना है, आईसीएमआर इससे कंडक्ट करा रहा है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है आपको पता ही है। फिर ये आ जाता है आपका मिलिट्री, म्यांमार में जो मिलिट्री पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहे हैं, वो जुट्टा जो है मतलब कि आर्मी के, उन्होंने हैंडल ओवर कर लिया है, तो ये आपको पता ही है। अब देखते हैं क्या होगा। अब मेन एडिटोरियल पे आते हैं। मेन एडिटोरियल, ह्यूमन राइट्स आर एवरीवन बिजनेस। जैसे इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अभी क्या कर रहा है, इंडिया ने बोला कि हमारा इंटरनल राइट है, जैसे इंटरनेशनल इशू चल रहा है फार्म से रिलेटेड, सीए से रिलेटेड चला है इन फ्यूचर में, कि सीए को, जो हमने सीए पे क्या कि ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है,
वो किया है, तो इसके ऊपर सारी बात ये करेगा आज आर्टिकल, कि ये एक इंटरनेशनल इशू है, मतलब इंटरनेशनल इन द सेंस ह्यूमन राइट वायलेशन है, जैसे गवर्नमेंट बोल रही है हमारा इंटरनल मैटर नहीं है, एक ह्यूमन राइट का मैटर है, और हम पहले से ह्यूमन राइट को सपोर्ट करते आए हैं, ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमन राइट को सपोर्ट नहीं करते, और इस टाइम पे आने के लिए हम अब बोल रहे हैं कि हमारा इंटरनल मैटर है। देखो जैसे इसमें सिटीजनशिप एक्ट के बारे में बात की गई है, इस टाइम पे भी क्या हुआ था कि ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ था, ठीक है ना। अब हम 3 फॉरेनर कंट्रीज़ के मतलब सिटीजन को परमिट दे रहे हैं, और उसमें स्पेसिफिकेशन किया है कि हम मुस्लिम को नहीं देंगे, तो एक ह्यूमन राइट वॉल्यूशन है कि तुम पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को दे रहे हो, एक को नहीं दे रहे हो, तो ये क्या है कि राइट टू इक्वलिटी जो हमारा फंडामेंटल बोलते हैं उसके भी अगेंस्ट है। तो ये आर्टिकल किस चीज़ की बात करता है, जो अभी सिस्टम चल रहा है कि एक तो मिलिट्री ग्रेड बैरियर बना रहे हैं और शट डाउन कर रहे हैं इंटरनेट को, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव मतलब कि गवर्नमेंट कर रही है कि मिलिट्री ग्रेड बैरियर बना रही है, शट डाउन कर रहे हैं इंटरनेट को, ये सब ह्यूमन राइट अगेंस्ट के वायलेशन में आते हैं, ठीक है ना। ये आर्ग्यू क्या किया है इसने कि फोर्थ ऑफ द गवर्नमेंट पुश द फंडामेंटल राइट परमिस इट वांट टू मतलब कॉन्क्रीट ग्लोबल वॉइस, मतलब एक तरह से वॉइस दबाई जा रही है, ग्लोबल वॉइस उठ के आ रही है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि कितने सारे ग्लोबल लीडर ने बोल दिया है, इवन कई देश के पीएम ने, प्रेसिडेंट ने कमेंट कर दिया है कि ये गलत हो रहा है, आपको देखना चाहिए कि ह्यूमन राइट को, और हम उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये हमारा एक तरह से इंटरनल मैटर। आपको दिशा रवि वाला केस हो गया कि किसी की आपको वॉइस दबाई जा रही है, होम मिनिस्ट्री उस पर एक्शन लगा के, फिर यूएपीए लगा के जर्नलिस्ट हैं उनकी वॉइस दबाई जा रही है। तो ये सब चीज़ क्या है कि ये इंडिया में नहीं हो रहा, पूरे वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशन चल रही है, जैसे सीरिया में मतलब कि इटालियन शोर पे, रोहिंग्यास इन म्यांमार, हिंदूस इन पाकिस्तान, और स्टेनलेस रिफ्यूजी ऑन द बॉर्डर ऑफ मैक्सिको। ये सब चीज़ की बात कर रहे हैं कि सब जगह ऐसा सिचुएशन चल रही है। अब ये बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं, एक हम फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी इन द पार्लियामेंट रेफर टू द ग्लोबल कंसर्न फॉर राइट टू प्रोटेक्ट फार्मर, ये हुआ है। और हमने फिर क्या बोला, ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें कोई बीच में ना है, ये हमारा इंटरनल है कि नन ऑफ देयर योर बिजनेस, ऐसे हमने बोला है कि। पर इसमें बात क्या की गई है कि ये हमारी जो आइडियोलॉजी चेंज हो रही है वो कैसे चेंज हो रही है, ये मैंने अपने नोट्स में ऐड किया है, क्योंकि हमें सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं होते, बस इसमें से कुछ पॉइंट एक्सट्रैक्ट करने होते हैं अपने लिखने के लिए, मीन्स आंसर राइटिंग के लिए। मैं वो आपको पढ़ा देता हूँ। पहला है कि ह्यूमन राइट वायलेशन क्या क्या हो रहा है, मैं ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ाऊंगा ऊपर, पहले मैं आपको ह्यूमन राइट वायलेशन पढ़ा दूँ जो मैंने उसमें एक्सट्रैक्ट किया है उस वाले आर्टिकल में। एक तो मैंने बताया कि ह्यूमन राइट वायलेशन क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल अटेंशन पा रहा है एग्रीकल्चर लॉ, कि इंटरनेशनल अटेंशन की शटिंग डाउन इंटरनेट किए जा रहे हैं, वो यूएपीए लगाया जा रहा है जर्नलिस्ट के ऊपर, आप लिख सकते हो। फिर नॉट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड, सीरियन इटालियन शोर, रोहिंग्या म्यांमार, हिंदू पाकिस्तान, स्टेनलेस रिफ्यूजी ऑन द बॉर्डर ऑफ मैक्सिको। तो ये, और फिर क्या बोलते हैं कि नेशनल एंड आइडिया ऑन राइट, हमारे हमारे जो पूर्वज थे, मतलब कि जो हमारे नेशनलिस्ट थे, वो कैसे फॉलो करते थे ह्यूमन राइट को, कितनी इंपॉर्टेंस देते थे, कुछ उन्होंने इसमें एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे स्टेट इन द फर्म फ्रोम, मतलब कि हम स्टे हैं जो 1950 में रिसोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था यूनाइटेड नेशन स्पेशल कमेटी के अगेंस्ट द एपार्थियड सेटअप ऑफ यूनाइटेड नेशन, उसके हम जब से बना वो रिसोल्यूशन अडॉप्ट हुआ तब से हम उसमें स्टे हैं उस वाली फर्म में, ये वाली बात हुई 1950 में। फिर अगेंस्ट मतलब आपका डिमोस्ट्रेशन हुआ था नरसेला मंडा का, तो आपका इसका रिवोनियन ट्रायल जो बोला जाता है उसके हम अगेंस्ट थे कि गलत हो रहा है। फिर उसके हम किसके, इंडिया वॉज द मेंबर ऑफ फर्स्ट ह्यूमन राइट कमीशन, उसका मेंबर है इंडिया, जो ड्राफ्ट होता है इंटरनेशनल बिल ऑन राइट, उसका भी हम मेंबर है। तो ये चीज़ बात देखो, विजय लक्ष्मी पंडित ज्योति हु वेंट टू द बिकम फर्स्ट वुमेन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड जनरल असेंबली, उसने क्या बोला, ईयर लॉन्ग लेक्चर मतलब कि लेक्चर टूर ऑफ द यूएस, एंड शी सेड द डीपनिंग इम्पैक्ट ऑफ अफ्रीकन और अमेरिकन जो बैटलिंग चल रही है, उनकी रेसिज्म वाली बैटलिंग चल रही है, उसके अगेंस्ट जो हमारी विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी ऑफ यूनाइटेड जनरल असेंबली की, उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए थे। तो हम ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, अब हम पे कोई बोल रहे हैं, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, हमारा इंटरनल मैटर है। उसके बाद ऑब्जेक्शन रिसोल्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, जो हमारे प्रेम्बिल में है, ड्रू ए सिग्निफिकेंस फ्रॉम द स्लोगन विच वॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने लिए थे, लिबर्टी इक्वलिटी। तो हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक तरफ ये अडॉप्ट की हैं चीज़ें हमने, और ऑन द डिफरेंट पॉइंट हम वी आर सेइंग दैट कि ये ह्यूमन राइट वॉलेशन नहीं है, शट डाउन ऑफ इंटरनेट, और ये उसकी बात कर रहे हैं। ये वाला जो पूरा आर्टिकल है जो हमने एक्सट्रैक्ट पॉइंट किए मेंस के लिखने के लिए, और आप जो उसमें पॉइंट है वो फिर डायरेक्टली गवर्नमेंट के ऊपर हो जाएंगे, वो हम नहीं लिख सकते, पर अगर ह्यूमन राइट के लिखने के लिए आएगा फेवर में, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, ये नीचे के पॉइंट जो ये 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हैं मेंस में।
आ जाते हैं हम आर्टिकल। तो इसमें सारी बात ये की है कि डॉक्टर अम्बेडकर की कुछ बात बताएगी, ग्रेड इन इक्वलिटी, फिर उसमें 2 दर्जन ऑफ फॉरेन इन्वॉल्विंग द गाइड इन कश्मीर लास्ट वीक कि वो आए थे, फिर ग्लोबल कंसर्न अबाउट द डेमोक्रेसी राइट टू इंडिया कैन नॉट बी डील विद द अरेस्टिंग मैसेज, और मतलब यही सब चीज़ें से बात की गई। तो मैंने आपको दे दिए एक्सट्रैक्ट करके पॉइंट कि क्या है और हम क्या बात कर रहे हैं और हम सपोर्ट करते थे उस चीज़ को। लास्ट जो न्यूज़ आती है, राइटिंग मोर इंडियन इनटू तिब्बतोलॉजी, मैं आपको इसकी जिस बताता हूँ पहले। जो हमारी आर्मी है, आर्मी जो है उन्होंने क्या बोला है कि हमें क्या पढ़ाना चाहिए, हमें क्या पढ़ाना, तिब्बतोलॉजी पढ़ानी चाहिए। तिब्बत की हिस्ट्री है, कल्चर है, जो तिब्बत का एरिया का कल्चर है, उसकी टेराइन है, उसका एरिया है, उसके बारे में हमें पढ़ाना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो हम स्टैंड ऑफ चल रहा है हमारा चाइना के साथ, अगर हमें तिब्बत रीजन की लैंग्वेज आती होगी, पढ़ाई आती होगी, कल्चर आता होगा, एरिया की सिचुएशन पता होगी, तो उससे क्या होगा, हम ईजिली हैंडल कर सकते हैं इस स्टैंड ऑफ को, हमारे लिए समझने के लिए ईजिली होगा, और हम उस जो वहाँ के नागरिक हैं उनके साथ ईजिली मिक्स हो सकते हैं और उनकी भाषा समझ सकते हैं, अपनी भाषा उन्हें समझा सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक तरह से मेंटलिटी, फिजिकल से मेंटलिटी भी, मतलब वॉर लड़ने के लिए अच्छा होगा, फ़ायदा हमें मिलेगा, ऐसा ही आर्टिकल ने बोला है। देखो बोला है कि आउटसाइड द नैरो आपके स्लो ऑफ द शीनो इंडिया रिलेशन विद द हिमालयाज माइट टू टीच मच दैट वी डू नॉट नो अबाउट इंडियंस। ठीक है ना। तो इस वेलकम टू इंडियन आर्मी रिसेंट प्रपोजल फॉर इज द मतलब स्टडी ऑफ तिब्बतोलॉजी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि तिब्बतन हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज ऑन द बोथ साइड ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इधर भी उधर भी दोनों यही हैं। तो ये काउंटर चाइना करने के लिए, मतलब क्या इन्फ्लुएंस और प्रोपोगेंडा करने के लिए हमें फ़ायदा मिलेगा अगर हम ये लैंग्वेज पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द एक्सपर्टीज ऑफ द तिब्बतन, अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड द कंटेम्प्रेरी चैलेंज इन द इंडियन रिलेशनशिप विद चाइना, ये फ़ायदा मिलेगा। तो इन्हें सारी बात यही की है कि तिब्बतन कैन नॉट बी कन्फाइंड विद इन द बाउंड्री ऑफ स्टेट इंटरेस्ट एंड द टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट आइदर साइड ऑफ तिब्बतन प्लेटो, इट इनकम्प्राइज द मल्टी एंड इंटरडिसिप्लिन स्टडी ऑफ द ब्रॉडर ऑफ तिब्बतन कल्चर रीजन। द मैंने जो बात बताई आपको, सारी बात इसमें यही बताई गई है कि हमें ऐसा नहीं है कि हम तिब्बतन लॉजी हम पढ़ेंगे हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, कि दोनों तरफ क्या स्टैंड करते हैं एलएसी के, इधर भी तिब्बतन रीजन है उधर भी तिब्बतन रीजन है, और हम इस रीजन की सब चीज़ पढ़ेंगे, लैंग्वेज, कल्चर और हर चीज़ हम इसकी अडॉप्ट करेंगे इस रीजन की। तो हमें एक तरह से काउंटर करने के लिए चाइना के लिए ये हमारा इफेक्टिव पार्ट होगा। और यही नहीं है कि मतलब एलएसी में जो रीजन है, मतलब तिब्बत के सारे रीजन में आता है, नेपाल में भी आता है, भूटान में भी आता है, सिक्किम, लद्दाख और तवांग जो डिस्ट्रिक्ट है, सब में ही एक तरह से रीजन में आता है, तिब्बतन का पार्ट है एक तरह से, और इसमें तिब्बतन कल्चर है, तो हमें फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ को हासिल करने में। फिर कुछ कॉलोनियल टाइम पे भी कुछ रिकॉग्नाइज किया गया था कि इंपॉर्टेंस सिक्किम में बुद्धिज्म सिक्योर इंटरेस्ट इन तिब्बत है। फिर आपका वॉरेन हेस्टिंग ने कुछ स्टेप लिए थे उनकी कार्टोग्राफी, माउंटेन मिशनरीज को लिंग्विस्टिक करने के लिए। तो पहले भी ऐसे काम हो चुके हैं, उनका रीजन हम पढ़ चुके हैं, और हमने कुछ अपने ही इंडिया में भी कुछ हमने चीज़ें बनाई हैं। जैसे हमने क्या बनाया कि तिब्बतन बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी बनाया हमने, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट हायर तिब्बतन स्टडी बनाया आपको लेह और सारनाथ में और वाराणसी में। तो हमने पहले भी कुछ काम किए हैं, और फिर हमारे फिर क्या है कि आपके जवाहरलाल नेहरू 1958 में ये इंस्टीट्यूट बनाए थे कि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कि उनकी लैंग्वेज पढ़ने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम पढ़ना नहीं चाहते, मतलब हमें क्या है कि उनकी लैंग्वेज पढ़ के, हमें उनके रीजन के बारे में समझ के, कल्चर समझ के, तो हम काउंटर कर सकते हैं चाइना को, हमें ईजी होगा काउंटर करने में। ठीक है ना। बुद्धिज्म पैदा यहाँ पे हुआ इंडिया में, तो आपको पता ही है, तिब्बतन रिफ्यूजी सेटलमेंट एंड आपका फिल थ्रू तिब्बत इंस्टीट्यूशन हो सकता है एक तरीके से। और एक तरीके से इसमें क्या बोला है लास्ट में, इन्होंने क्या बोला है कि मतलब बॉर्डनिंग करनी है, कि मैंडेट करना है तिब्बतोलॉजी को, राइट मोर ऑफ इंडियन इन द स्टोरी, इट इज़ नो लॉन्गर ओनली अबाउट द काउंटरिंग बट बियॉन्ड द माउंटेन। ये अदर द बियॉन्ड द माउंटेन, ये नहीं है कि हम इस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, हम काउंटरिंग के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब काउंटिंग के लिए, मतलब बियॉन्ड द माउंटेन थिंकिंग रखे में तिब्बतोलॉजी पढ़ाई जाए। उन्होंने ऐसा बोला। हम फाइट कर सकते हैं किस चीज़ से, काउंटरिंग करने के लिए चाइना के, बियॉन्ड द माउंटेन चाइना, ये तिब्बतोलॉजी है। तो ये न्यूज़ थी। जो अगली न्यूज़ आती है कि एक्सरसाइज ड्यूटी, मतलब फिजिकल पॉलिसी, जो आपको पता ही है कि मतलब कि पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ये वो सब, उसमें क्या बोला गया, सारी बात इसमें क्या बोली गई है। अभी क्या चल रहा है, एक हमें इकोनॉमिक स्ट्रेंथ लेना था, मतलब स्ट्रेंथ जो आरबीआई को लेना था, कि डेप्थ बढ़ा सकते हो, कर्जा ले सकते हो, पर आपको इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट करना है, आपको डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। और गवर्नमेंट को भी एक ऐसे स्ट्रेंथ लेना था कि आपको कर्जा ले सकते हो
करके आपको क्या डेवलपमेंट पे बढ़ाना है, ना कि टैक्सेशन नहीं बढ़ाना है। क्योंकि टाइम क्या चल रहा है कि टैक्स को नहीं बढ़ाना है। किसको नहीं बढ़ाना है? टैक्स को नहीं बढ़ाना है। हमें डेवलप करना है, लोगों के पास पैसा होना चाहिए, डिस्पोजल इनकम होनी चाहिए, ताकि वो खर्च कर सके और डेवलपमेंट हमारा जो भी पेंडेमिक से ख़राब हुआ है डेवलपमेंट, वो रिकवर हो सके। पर अब उल्टा क्या कर रहे हैं? उल्टा कर दिया इन्होंने। क्या उल्टा कर दिया? इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल के टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। तो ये क्या है कि डिस्पोजल इनकम पे इफेक्ट आएगा पब्लिक की, और उससे क्या होगा कि क्या जो हमें करना चाहिए उसका हम उल्टा कर रहे हैं। ठीक है ना? जिसमें यही लिखा है कि ऑन अदर हैंड अपियरिंग द एक्सपेंडिचर कॉज ऑफ ग्रोथ द रेदर द मतलब डिस्ट्रीब्यूशनल इक्वलिटी इम्प्रूव द ग्रोथ स्टैंडर्ड लिविंग विल राइज अक्रॉस द पॉपुलेशन। ये हमें क्या करना था, हम क्या कर रहे हैं? एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज कर दी है हमने अगेंस्ट द मतलब वेरी प्रिंसिपल, मतलब कि आपकी तो ये सब चीज़ें से बोली गई। प्रोफेसर मतलब बल चार्ट की बात की गई, आर्ग्यूमेंट जो क्या बोलता है वो यही बोलता है जो मैंने आपको समझाया कि आपको क्या करना चाहिए था। आपको डेप्थ बढ़ा सकते हो, डेप्थ टू जीडीपी रेशियो को इंक्रीज कर सकते थे आप। अभी टाइम था, ऐसा रिकमेंडेड भी किया था आईएमएफ ने, इवन बोला था, आईएमएफ ने भी बोल दिया था कि आपका डेप्थ टू जो जीडीपी है, डेप्थ टू जीडीपी क्या होता है? जो डेप्थ जीडीपी पे आप लेते हो कर्जा, बोरिंग करते हो, उसे बढ़ा सकते हो, 10-5 साल उसे बढ़ा सकते हो। और आपको डेवलपमेंट के लिए पैसा यूज़ करना है, डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की जेब में पैसा होना चाहिए। ठीक है ना? आरबीआई भी एकोमोडेट स्टैंड ले रहा है कि मतलब अपना जो रेपो रेट है उसको इंटरेस्ट कम रखने की कोशिश कर रहा है कि लोग ज़्यादा कर्जा ले सकें, लोगों के पास ज़्यादा पैसा जाए, उसके लिए वर्क कर रहा है। तो यही सब बात इन्होंने बोली यार, हम उल्टा कर रहे हैं कि एक्सरसाइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल की जो क्रूड ऑयल के मतलब की जो बेसिक प्राइस है बहुत कम है, 25 से 30 रुपए का होगा अगर टैक्स नहीं होगा। जो ऊपर के हैं 25 से 30 रुपए के, वो टैक्स के पैसे हैं सारे। तो आप देख सकते हो कि पैसे बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो आता है आपका, आता है पेट्रोलियम इंडिपेंडेंट, मतलब कम आज़ाद होंगे इस पेट्रोलियम से। तो उसके लिए मैंने पूरा इसमें लिखा है, जो इसमें चीज़ें मेंशन है वो मैंने अलग से एक्सट्रैक्ट की हैं इस वाले आर्टिकल में से। फिर मैं आपको थोड़ा यूनाइटेड आपको नेशन आपके ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में बताता हूँ। ये फाउंड हुई थी 2006 में बनी थी ये, और जेनेवा में मतलब स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। और ये नॉन बाइंडिंग रिसोल्यूशन पास करती है। कोई रिसोल्यूशन इसने पास किया वो नॉन बाइंडिंग है। जब भी तो इंडिया नहीं, मतलब इंडिया सॉरी, कि कोई भी कंट्री ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन होता है उससे हम जल्दी से नहीं मानते, क्योंकि नॉन बाइंडिंग है, बाइंडिंग नहीं है। ठीक है ना? अगर मैंने साइन किया हुआ है, मैं ये नहीं कि जरूरी मैं इसकी बात मानूँ, क्योंकि बाइंडिंग नहीं है। और ये क्या करता है कि रिकॉर्ड करता है ह्यूमन राइट वॉल्यूशन जो उसके मेंबर में हो रहा है, जो कहीं कंट्री में जो मेंबर है उनको चेक करता है। यूएस ने विड्रॉल किया था, बाइडन ने आगे दोबारा ज्वाइन करने की बात बोल दी है। मिशन क्या, इट प्रमोट टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट अराउंड द वर्ल्ड। वो करता है। 47 मेंबर होते हैं इलेक्टेड टू स्टेट 3 ईयर टर्म ऑन द रीजनल ग्रुप। जो 5 ग्रुप है, रीजनल ग्रुप होते हैं ना, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, उनमें से इसके 47 मेंबर बनते हैं, और हर 3 साल के लिए बनते हैं। मेंबर कंट्री मस्ट बी रिसीव ए वोट। जो उसके यूनाइटेड नेशन आपके जनरल असेंबली के मेंबर है ना, वो वोटिंग करते हैं, वो वोटिंग करते हैं। और वोटिंग करके इन मेंबर को, ये मत याद रखना कितने मेंबर करते हैं, कितने क्या करते हैं, वो वोटिंग करके इन मेंबर को चुनते हैं, ह्यूमन राइट काउंसिल के जो मेंबर होते हैं, और 3 साल टर्म के लिए बनते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, नॉन बाइंडिंग है। ठीक है ना? नॉन बाइंडिंग है, और इसमें क्या करता है, और 47 मेंबर होता है, और कैसे बनते हैं, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। हम आ जाते हैं कि बीइंग पेट्रोलियम आपके इंडिपेंडेंट। अभी क्या बात की गई कि पेट्रोलियम हम कैसे इंडिपेंडेंट होंगे, और हमारी गवर्नमेंट उसके लिए क्या वर्क कर रही है कि हम पेट्रोल से थोड़ा दूर हट जाएं, और फॉसिल फ्यूल को छोड़ के हम थोड़े ग्रीन की साइड मूव कर दें। सबसे पहले आपकी नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। ठीक है ना? वो क्या बोलता है कि वो एम्बिट करता है कि फेल शॉर्ट टर्म, मतलब एम्बिट में हमें क्या करना है, एक्शन लेने हैं, और हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक की तरफ मूव करना है, मोबिलिटी की तरफ, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं। फिर 2022 में इंडिया ने क्या किया है कि फ्यूल इफिशिएंसी स्टैंडर्ड जो है वो हमने बहुत करीब ला दिए हैं। जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है ना, उनके हम बहुत करीब आ गए हैं। थोड़ी दूरी रह गई है कि हम उनसे मैच कर जाएंगे। थोड़ा हम स्टैंडर्ड, जो हमारे स्टैंडर्ड है BS4, BS5, BS5 को स्किप करके 6 आया, डायरेक्ट 4 से 6 आया। तो हमने स्टैंडर्ड जो है हमारे बहुत करीब ला दिए हैं हमने यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड के। तो वो एक अच्छी बात है। और हैवी ड्यूटी जो व्हीकल्स हैं, जो हैवी ड्यूटी ट्रक व्रक है, उस पर क्या कर दिया, 60% डीजल यूज जो व्हीकल्स हैं जो चलते हैं इंडिया में, जो हैवी ड्यूटी ट्रक व्रक है ना, वो कंज्यूम करते हैं 60% ऑफ डीजल, उन्हीं वही कंज्यूम करते हैं। नाउ सब्जेक्टेड टू फ्यूल इफिशिएंसी स्टैंडर्ड। अब तक क्या था कि फ्यूल इफिशिएंसी के स्टैंडर्ड थे ना, वही BS6 BS2 जो स्टैंडर्ड होते हैं कि इतना डीजल में ये होना चाहिए वो, तो अब उन्हें सब्जेक्टेड, जो पहले क्या था हैवी ड्यूटी व्हीकल को ऐड नहीं करते थे, पर अब वो भी सब्जेक्टेड हो गए हैं अपने फ्यूल इफिशिएंसी स्टैंडर्ड के अंदर। उन्हें भी बताना पड़ेगा कि फ्यूल इफिशिएंसी स्टैंडर्ड क्या।
फिर बायोइथेनॉल जो पेट्रोल में मिक्स करेंगे उसको हम नियरली 8% बाय द वॉल्यूम अंडर 2018 हमने 8% में मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। फिर आप बताना अभी बायोफ्यूल इथेनॉल कितना और बढ़ा दिया गया ना, तो 20% तक कर दिया गया है। जो नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल था उसके अंदर हमने क्या किया है, बायो इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंडेड करना ये स्टार्ट किया है। फिर मल्टीप्लाई फ्यूल पाथ, मतलब कि और फ्यूल के हम मल्टीप्लाई करें, जैसे सीएनजी हो गया, नेचुरल गैस हो गया, हाइड्रोजन फ्यूल की भी बात बताई थी मैंने, COEH करके मैंने प्रोग्राम बताया था आपको, COEH करके, वो अभी जो हम नॉर्वे के साथ और इंडियन आपकी पेट्रोलियम है वो ज्वाइन करके चलाएंगे, तो हाइड्रोजन फ्यूल और भी फ्यूल की तरफ वर्क कर रहे हैं। फिर फेम स्कीम सेकंड मैंने आपको कल पढ़ाई थी कि फेम स्कीम सेकंड उसमें क्या वर्क किया गया है, कब तक वो अप्लाई करनी है, कि वो सारे कॉमर्शियल व्हीकल को, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर को कॉमर्शियल है उनको आपको सब्सिडी प्रोवाइड किएगी, इंसेंटिव देगी, और प्राइवेट में 2 व्हीलर को इंसेंटिव देने की बात की गई थी इस स्कीम के अंदर, वो स्कीम है। फिर फिजिकल नॉन फिजिकल इंसेंटिव इंक्रीज करने के लिए ट्रांजेक्शन टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिस्ट हो जाए, मतलब चेंज कर दें। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट स्विच स्कीम चला रही है कम उसके लिए, और फिर हरियाणा की मैंने पढ़ाई थी उसने वो इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदेगा तो। और फर्स्ट द गवर्नमेंट शुड फॉर्मुलेट जीरो इमिशन व्हीकल to program that will require to vehicle manufacturing to provide a certain number of electrical vehicle, such program effective in China में हो चुका है, जो हम चला रहे हैं ना जीरो इमर्शन व्हीकल के प्रोग्राम के लिए, तो ऐसे प्रोग्राम और देशों में हो चुके हैं, यूएस में, ब्रिटेन में, साउथ कोरिया में। और एक इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्लीन एनर्जी है, वो सजेस्ट करती है कि स्टैंडर्ड रिक्वायर 50% रिडक्शन इन द फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल ये CO अलग हो गया, फ्यूल अलग पास में करते हैं, फ्यूल कंजप्शन बाय ए न्यू टेक आपकी न्यू 2 व्हीलर बाय 2030, मतलब कि जो हमारे फ्यूल कंजप्शन वाले जो 50% उन्हें कम कर देना है 2030 तक। जो 2 व्हीलर है ना, मोटरसाइकिल स्कूटर 2 व्हीलर है, उन्हें 50% तक कम कर देना है फ्यूल कंजप्शन से 2030 तक। ऐसा किसने बोला है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्लीन ट्रांसपोर्ट ने ऐसा बोला है। बट ऑल्सो श्योर द नियर अबाउट 60% ऑफ न्यू 2 व्हीलर शुड बी इलेक्ट्रिकल ड्रिवन में आने चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिकल आने चाहिए 60%। आप लेस तो करोगे 50% व्हीकल, उसको 2 व्हीलर को कम कर दोगे 2030 तक। अब उन्हें फुलफिल करने के लिए क्या करोगे, आप इलेक्ट्रिकल की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दो, उसको इंश्योर कर दो कि 60% न्यू 2 व्हीलर्स मार्केट में आ जाने चाहिए इंडिया में, तो ऐसा इन्होंने बोला है। फिर कुछ स्टेट रोल भी निभा सकते हैं, जैसे आपके स्विच स्कीम हो गई, और भी आप कंट्री की लिख सकते हैं। तो ये हमारा उसी सारे आर्टिकल में आया था जो हमारे प्री के लिए और थोड़ा बहुत मेंस के लिए भी था, कि फेम स्कीम होगी, टैक्सेस 3 व्हीलर टैक्सेस बसेस के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर कोलंबिया इन सब कंट्री ने क्या किया है। फिर जीरो इमिशन प्रोग्राम वुड बी रिक्वायर टू मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये वाला, सॉरी, फिर ये वाला, फिर इंटरनेशनल वाला जो मैंने आपको बताया 50% ये वाला, तो ये सब चीज़ मैंने उसमें कवर कर दी है। तो यही सब करना चाहिए, प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है, कैसे भी लिख सकते हो इन सब चीज़ों से मिला के, फेम स्कीम हो गई, तो ये सब आ रहे हैं इस वाले हमारे आर्टिकल में आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या आती है, आपका आते हैं प्रॉपर जो हम ट्रांसफ़र होते हैं ना, अधिकारी को ट्रांसफ़र होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे होते हैं, क्या होता है प्रॉपर ट्रांसफ़र पॉलिसी नीडेड। अभी क्या होता है कि अभी मंशा क्या होती है, जैसे मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ, और मेरी जो वहाँ की लोकल ऑफिस है, मतलब लोकल जो भी वहाँ के गवर्नमेंट वाले हैं, कोई मंत्री है, कुछ भी है, नहीं पढ़ते तो मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर हो जाता है। तो उसके लिए रिकमेंड किया है प्रॉपर ट्रांसफ़र पॉलिसी नीडेड। आप कुछ मत रखना ऐसा, बस एक मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा आपको, 1 मिनट। एक कमीशन थी, मैं उसका नाम बता रहा हूँ, होटा कमेटी। उसने आर्ग्यू किया था कि आपको मतलब कि अगेंस्ट द फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र, होटा कमेटी आप याद रखना कि इस कमेटी ने बोला था कि जो हम फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र कर देते हैं विदाउट एनी रीज़न, इसको एब्सेंस होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए क्यों ट्रांसफ़र किया गया, एब्सेंस टू फिक्स टेन्योर ऑफ द ऑफिस है, और कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न टू, मतलब कि ट्रेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, मेरा चेंज कर दिया, दूसरा आ गया। अगर मैं किसी को, मतलब मेरे पास कोई आदमी आया था, मुझे बताना था कि मतलब ऐसे मैं करा दूंगा, मतलब आपको ये गलत हो रहा है आपके साथ, मेरा ट्रांसफ़र हो गया, वो आदमी आएगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन है, मतलब। तो ये सब चीज़ों की बात की गई थी। पब्लिक मनी बिकॉज ऑफ द इनएडुकेट, मतलब कि सुपरविजन ऑफ द प्रोग्राम अंडर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैग स्केल करप्शन। तो करप्शन के लिए हम आज की तारीख में यूज़ कर रहे हैं, एक प्रॉपर तरीका नहीं है हमारे पास ट्रांसफ़र पॉलिसी। बस आपको याद रखना है, होटा कमेटी का आप मेंशन कर सकते हो ट्रांसफ़र के लिए। एक रीजनेबल चीज़ होनी चाहिए क्यों ट्रांसफ़र किया है, ना कि हम ऐसे ही फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र कर दें किसी का, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो होटा कमेटी ने ऐसा बोला है। बस उसमें पूरे आर्टिकल में एक होटा कमेटी आई है, और उसमें 1-2 चीज़ और आई है। जैसे सेकंड आपकी ARC रिपोर्ट था, उसने भी ये बात बोली थी, फिफ्थ पे कमीशन ने भी ये बात बोली थी,
और फिर इसमें आगे होटा कमेटी आएगी, उसने भी ये बात बोली थी, होटा कमेटी, ये होटा कमेटी। तो ये वाली हमारा ये वाला आर्टिकल पूरा हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ आती है आपकी ह्यूमन राइट, टेररिज्म इज ए क्राइम ऑफ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ये ना जयशंकर जी ने बोला है कि 46 से अभी ह्यूमन राइट काउंसिल मैंने आपको पढ़ा दिया, उसकी मीटिंग चल रही थी, उसमें ये जयशंकर जी ने बोला ये वाली बात, टेररिज्म इज ए क्राइम ऑफ ह्यूमैनिटी। फिर इंद्रधनुष 3.0 पढ़ा चुका हूँ मैं आपको कि मोर देन मतलब कि 29,000 चिल्ड्रन फार कवर द फर्स्ट डे, जो पहला दिन था इसका 22 फरवरी का, उसमें इतने बच्चे कवर किए गए, 29,000 5,000, ठीक है ना। फिर इसमें आता है डिफेंस एक्विनाइजेशन काउंसिल। उसने क्या किया है कि MK-1A टैंक, जो अर्जुन MK-1A टैंक है, उसके लिए मतलब कि एक्विनाइजेशन काउंसिल ने पैसा प्रोवाइड किया कि ये टैंक डेवलप किए जाएंगे। मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ। अर्जुन MK-1 टैंक फॉर इतने रुपए दिए गए हैं उसको बनाने के। कल्याणी M4, ये क्या है कि आर्मर व्हीकल है। कल्याणी M4 इसे मतलब कि व्हीकल है, वो किस चीज़ से बचाएगा, जो IED ब्लास्ट होते हैं ना, हमारे सैनिक पैदल चलते हैं और IED ब्लास्ट में मारे जाते हैं, तो ये व्हीकल क्या होगा कि इन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मोबिलिटी प्रदान करने के लिए एक कल्याणी 4 नाम का व्हीकल बनाया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि IED वेस्ट 50 kg का टन मतलब TNT साइड ब्लास्ट हो IED का, तो वो सह सकता है, ये कोई असर नहीं आएगा, जो अंदर उसके आदमी बैठे हैं कोई असर नहीं आया। तो कल्याणी 4 बनाया जाएगा। एक नाग मिसाइल, जो नाग मिसाइल कैरियर बनाया जाएगा, नामिका करके उसे बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो DRDO पैसा दे दिया गया है। तो 4 चीज़ का है। अर्जुन MK-1A टैंक है ये, अर्जुन MK-1A क्या है, टैंक है। कल्याणी M4 क्या है कि आर्मर व्हीकल है, मतलब कि लेके जाएगा आदमियों को। और एक क्या है, नाग मिसाइल कैरियर है, नामिका नाग मिसाइल कैरियर है। अब नाग मिसाइल आप बताना कौन सी मिसाइल है, नाग मिसाइल आप बताना। ये 3 चीज़ को ने बताया गया। हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिफेंस एक्विनाइजेशन काउंसिल के बारे में थोड़ा हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। डिफेंस एक्विनाइजेशन कौन सी हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है ना, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मतलब कि डिसाइडिंग ऑन द न्यू पॉलिसी और कैपिटल एक्विनाइजेशन फॉर 3 सर्विसेज। जो 3 सर्विसेज है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्टल गार्ड, इनमें जो भी हमें पैसा देना है, कोई डिसीजन इनका लेना है, क्या इन्हें कोई सिस्टम प्रोवाइड करना है, कोई इन चीज़ का डिस्टम चीज़ लेनी है, डिफेंस एक्विनाइजेशन काउंसिल उसे चेक करती है। उसे हेड कौन करता है, उसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, वो चेयरमैन होती है इस काउंसिल की। कब बनी थी, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रियल रिकमेंडेशन ऑन द रिफॉर्मिंग नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम। 2001 में जब कारगिल चल रही थी, उस टाइम पे हमें लगा ज़रूरत है कि हमें एक ऐसी काउंसिल बनानी चाहिए, उस टाइम पे फॉर्मुलेट की गई थी। डिफेंस कौन करता है, डिफेंस मिनिस्ट्री की जो मिनिस्टर है वो हेड करती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, ये आपको याद रखना। फिर मैं आपको पढ़ाया था एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, जैसे चाइना में ये सामान ये मिल रहा है 10 रुपए का मिल रहा है, सामान कोई सामान 10 रुपए का मिल रहा है, पर वो इंडिया में क्या किया जा रहा है, डंप करके 5 रुपए का भेजा जा रहा है, 5 रुपए का बेचा जा रहा है। ऐसे कैसे कर देंगे, वो चाइना गवर्नमेंट कुछ पैसा सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है कि कोई बात नहीं, आप इसको इंडिया में 5 रुपए का भेजो, और जो इंडिया में डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ है उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये क्यों डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि इंडिया में 10 रुपये का बनेगा, हाल फिलहाल में 11 रुपये का बने, तो ये 5 का बिकेंगे, हम 5 रुपये का ही खरीदेंगे ना। तो डंपिंग कर दी हमने, एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो उससे क्या होता है कि आपकी कंट्री में 10 रुपये का बेच रहे हो आप, दूसरी कंट्री में आप 5 रुपये का बेच रहे हो, तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी बोला जाता है। इस चीज़ को रोकने के लिए तो गवर्नमेंट इससे क्या करेगी, इंडिया में भी 10 रुपये का है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री बना रही है वो 10 का बनाओ, इन इंडस्ट्री को बचाने के लिए इस पर 5 रुपये की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी कि कंपटीशन प्ले गेम हो जाए कि अब 10 का बिकेगा, ये अब ये 10 का बिकेगा, तो अब कर लो जो करना है, हमें भी पैसा मिलेगा, इंडस्ट्री बच जाएगी हमारी लोकल। तो इसे एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं। और ये कौन लगाता है, ये इम्पोज करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी, DGTR। किसके अंडर आता है, ये प्रूव करता है, क्या करता है कि मतलब फाउंडेड स्टील प्रोडक्ट इंपोर्टेड इन इंडिया फ्रॉम दीज 3 कंट्रीज आर एसोसिएटेड नॉर्मल वैल्यू विद रिजल्टिंग द डंपिंग। ये स्टील के बारे में आई थी, रिपोर्ट आई थी कि स्टील जो है कि इंडिया में एक तो मैन्युफैक्चर होता है, फिर बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा था, 3 कंट्री से इंपोर्ट करके इंडिया में लाया जा, सस्ते दाम पे बेचा जा रहा था, उससे हमारी इंडस्ट्री को नुकसान था। तो आपकी DGTR ने क्या लगाई थी, इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी थी कि बराबर हो जाए पैसा। और ये इम्पोज की जाती है, एक बार लगा दी, 5 साल के लिए इम्पोज कर दी जाती है कि हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है वो चीप इंपोर्ट से नुकसान हो रहा था बच सके, इसलिए। और WTO ने भी ऐसा बोला है कि टू प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो, वो भी अलाउड करता है WTO। और ये मतलब जो बॉडी है हमारी, आपकी DGTR जो बॉडी है लगाती है, ये एपेक्स नेशनल अथॉरिटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के अंदर आती है।
किसी फाइनेंस के अंदर नहीं आती, कंज्यूमर के अंदर आती है, ठीक है ना। और ये ओनली आफ्टर कब लगा सकते हैं, ये पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे बाय द क्वासी जुडिशियल बॉडी जो है आपकी DGTR, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ये पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद आप चेक करेगी हाँ सही में हो रहा है, उसके बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, उसके बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एंटी डंपिंग ड्यूटी, नो कॉन्फिडेंस हो गया इससे, और इंद्रधनुष मिशन हो गया, होटा कमेटी मैंने आपको बता दिया। तो हमारा इस वाले से ख़त्म हो चुका है। मैं आता हूँ अपनी न्यूज़ पे। तो आप याद रखना कल्याणी M4 क्या है, नाग आपके नामिका क्या है, और आपका ये अर्जुन MK1A क्या है, वो हेलीकॉप्टर कुछ भी बता देगा आपको। तो ये आपको याद रखना है। ये जावा की मोटरसाइकिल है। फेसबुक टू एंड द ऑस्ट्रेलिया न्यू ब्लॉग। अब फेसबुक के वो जो उनके ऊपर चली हुई थी न्यूज़, जो कंटेंट दिखा रहे थे फ्लैश करके, जो कंटेंट दिखाते थे फेसबुक और गूगल वाले, फेसबुक ने बोल दिया ठीक है हम पीछे हट रहे हैं, हम अपना जो कंटेंट दिखाते हैं न्यूज़ का वापस ले रहे हैं, और दिखाएंगे तो हम उनकी कंसेंट से दिखाएंगे। जो कंसेंट है न्यूज़ वाले, जैसे आज तक वाला है, कुछ कंटेंट फेसबुक वाले दिखा रहे हैं तो उनकी कंसेंट होगी तो दिखाएंगे। कंसेंट का होगी, थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे तो उनकी कंसेंट से दिखाएंगे, वरना हम नहीं दिखाएंगे। अगर दिखाएंगे तो हम पे करेंगे। तो ऐसा बोल दिया है, तो अब देखते हैं जो भी होगा। एंटी डंपिंग में आपको पढ़ा ही चुका हूँ। चाइना से हमारा देखो फिर बढ़ने लगा है शिपमेंट, चाइना रोज इतना, मतलब चाइना से हमारा इंपोर्ट मतलब कि एक्सपोर्ट, मतलब इंपोर्ट आने लगा है कि सबसे, फिर हम चाइना सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है हमने। इन्होंने ये बोला है। फिर ये भारतीय टाई के साथ आपको, आपका क्वालकम के साथ और भारती के साथ मिलकर हम इंडिया में 5G रोल आउट कराएंगे। टाई अप हो गया है क्वालकम और भारती का, कि 5G देने के लिए इंडिया में। और सारी न्यूज़ इतनी थी, बस इतना ही था, ठीक है ना। चल तो मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ।